नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किस्सों का कारवां के अगले एपिसोड में। अभी तक हमने बात करी नाटकों पर हमें ऐसा लगा, मतलब मुझे और व्योम को लगा कि क्यों ना लेखकों की भी बात करी जाए। बिल्कुल, क्योंकि आखिरकार चैनल का नाम है किस्सों का कारवां। कहाँ से ये कारवां शुरू हुआ, कहाँ को जा रहा है और कहाँ है, ये सब कुछ समझना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ देखिए, चाय पर चर्चा कुछ तो करेंगे ही। तो चाय पी लिए, अब करेंगे चर्चा और आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि अब तो यूट्यूब पे डल रहा है दोस्त। यस। और अब जैसे कि हमने नाटकों में नाटककारों की बात करी, हमने सब नाटककारों को जितना भी अभी तक हमने वीडियो बनाया कवर करने की कोशिश करी। पर हम आज जिनकी बात करने जा रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए तो मैं व्योम हम सब ने, इनफैक्ट जो भी लोग देख रहे होंगे उनका नाम जरूर सुना होगा, उनका कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा होगा। और वो इतने बड़े शख्सियत हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं आज जो भाषा हम बोल रहे हैं वो उन्हीं की देन है। क्योंकि एग्जैक्टली। वो वोकैबुलरी से भी ज्यादा वो बोलचाल की भाषा अपनी लेखनी में लाना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये वही लेकर आए थे। और मतलब ये लाना बहुत मुश्किल रहता है। जैसे क्या रहता है, जावेद अख्तर साहब ने एक बहुत खूब बात कही थी एक इंटरव्यू में कि सर आपका क्या ओपिनियन है कि हम हमारे स्टैंड अप में गाली दे देते हैं, ये दे देते हैं, वो दे देते हैं। तो कहते हैं देखिए, गाली होती है मसाला, यस। है ना, बट मसाला डालने से ही स्वाद नहीं आता है। अगर आपको और मसालों के बारे में नहीं पता, यानी कि अगर आपकी वोकैबुलरी उतनी रिच नहीं है, तो फिर आप कोशिश करते हैं यार ज़्यादा मिर्ची डाल के देखते हैं, उन्हीं 4-5 मसालों में खेल करते हैं। तो जो लिखते हैं या फिर जो लेखन में थोड़ी बहुत दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें पता होगा कि ये मतलब मुश्किल भाषा या कोई भी भाषा को एक पेज में लिखना जो दूसरों को भाए, ये बहुत मुश्किल होता है। और इसमें बोलचाल की भाषा ले आना और उसके बाद भी एक लेजेंड बन जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ एक भाषा में, उन्होंने दो भाषाओं में लिखा, अलग अलग समय में, और कहीं ना कहीं मिक्स भी किया दोनों को। यस। और उन्होंने, अब ये बात है कि जो लोग जो पूछते हैं कि हम कहाँ पढ़ें, क्या पढ़ें और कैसे लिखना शुरू करें, क्या करें, तो लिखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो मैं मानता हूँ, और बहुत लोग कहते हैं, उन्हीं से सुना हुआ है, मैं कोई अलग से थोड़ी बता रहा हूँ। वो बात यही है कि लिखने के लिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक पन्ना लिखें, तो ऐसा कहा जाता है कि लगभग 100 पन्ने आपको पढ़े होने चाहिए, तभी आपको समझ आएगा कि वो मैं एक पन्ना कैसे लिखूं। और इन जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन्होंने भी अपनी शुरुआत पढ़ने से करी, और पढ़ने से भी पहले उन्होंने क्या किया, किस चीज की शुरुआत करी, वैसे हमने सब बता दिया, पर किसकी बात हो रही है उनके बारे में कुछ नहीं पता। तो आज की वीडियो है प्रेमचंद के बारे में। लोग मुंशी प्रेमचंद भी कहते हैं, लोग कहते हैं कि मुंशी अलग हैं, प्रेमचंद अलग हैं। ये सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कैसा है, क्या है। देखिए, उनका लिखा हुआ तो एक महासागर है। अगर हम उनका कुछ 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 लेने जाएं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और मजा उसी में है कि आपको सब कुछ अपने आप रस उत्पत्ति आपको ही करनी है। लेकिन जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने लिखा है, कैसे उनकी शुरुआत हुई, क्या वो मुंशी प्रेमचंद हैं, क्या वो प्रेमचंद हैं, क्या मुंशी क्या है, प्रेमचंद क्या है, या फिर वो असल में धनपत राय श्रीवास्तव से प्रेमचंद तक का सफर, बीच में नवाब राय, ये सब क्या है, इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं व्योम जी। यस। तो जैसा कि दीक्षित ने आपको ऑलरेडी बता दिया, उनका जन्म हुआ था एंड उनका नाम रखा गया था धर्मवीर राय श्रीवास्तव। धनपत राय, सॉरी। देखिए, यही होता है कि जब आप लेजेंड्स की बात करते हो तो कहाँ मुंशी प्रेमचंद, कहाँ धर्मवीर भारती, है ना। तो धनपत राय श्रीवास्तव जी उनका नाम था शुरुआती में। और उनका जीवन जो है, उनका जीवन एक्चुअली काफ़ी कठिनाइयों से भरा हुआ था, काफ़ी गरीबी देखी उन्होंने। और इसका पहला धचका उन्हें लगा था जब वो काफ़ी छोटे थे वो, और उनकी माता श्री का देहांत हो जाता है। और मतलब अब क्या करें, लेजेंड्स की बात हो ही रही है तो जावेद अख्तर का एक और एक्सर्प्ट सुना ही देते हैं। हाँ। जावेद अख्तर साहब ने कुछ ऐसा कहा था कि मतलब काफ़ी अजीब है ये बात कि मेरी माताश्री, जब मैं 5 या 6 साल का था, मेरी माताश्री गुजर गई। वो तब 36 साल की थी। मैं आज लगभग 72 साल का हूँ, और मैं आज भी अपनी माँ को याद करता हूँ। आप ये मतलब ये जान पाना, ये अंदाजा लगा पाना कि अपनों को खोना, खास करके उस उम्र में जब आप दुनिया समझ ही रहे हो और इतना बड़ा एक चैप्टर आपकी लाइफ का सटाक से खत्म हो जाता है, उसका किस कदर से आपके दिमाग पर प्रभाव पड़ेगा, ये मतलब जिंदगी भर का एक घाव छोड़ जाता है आपके अंदर, कहीं ना कहीं बहुत डीप।
और ये उनके लेखन में बहुत दिखता था। वो जब भी उनकी कई सारी, प्रेमचंद जी बाय द वे जाने जाते हैं अपने डिस्क्रिप्शंस के लिए, यस, कि वो जब भी कोई सीन डिस्क्राइब करते हैं तो मतलब आप पढ़ते पढ़ते आप घुस जाते हो उस दुनिया में। तो उनकी कई सारी कहानियों में जब भी वो एक माँ के बारे में बता रहे हैं या कोई माँ एक कैरेक्टर है, बड़ी ही खूबसूरती से लिखते हैं, क्योंकि जो चीज उन्हें नहीं मिली वो शायद उनके लेख में ढूंढ रहे थे उस चीज को। लेखक का यही रहता है, जहां तक मुझे समझ आता है, कि जो भी वो आपको जो परोस कर देगा, हम्म, वो ऐसा नहीं है कि उसने चखा ही होगा, हम्म, बस उसने देखा होगा, कहीं से उसके स्वाद का पता होगा, लेकिन वो आपको ऐसा देगा हम्म, कि आपको लगेगा इस पकवान से बेहतर कुछ भी नहीं है। यस। और इस पर्टिकुलर कला में तो माहिर थे प्रेमचंद यस, साहब। यस, यस। खैर आगे बढ़ते हैं। वैसे शायद इसी वजह से, मतलब जितना मैंने उनको पढ़ा है, हम्म, इसी वजह से शायद, मे बी आई एम जस्ट मेकिंग एन इंटरप्रिटेशन, हम्म, कि माँ के ना होने की वजह से, या फिर एक क्योंकि क्या होता है, हम अपने जीवन में सबसे पहली जो स्त्री आती है वो हमारी माँ होती है। हम्म, फिर हम देखते हैं कि जैसे मैं अपनी माँ के बहुत क्लोज हूँ, सुफियान भाई भी बात करते हैं, सभी होते हैं, हम्म, तो वो आपको थोड़ा जो आपका फेमिनिन साइड है ना, वो वहीं से आपको थोड़ा समझ आता है कि ये कहाँ से आ रहा है, जब आप थोड़ी समझ देखते हैं कि अ, ये मेरा मैस्कुलिन साइड है, बट ये तो मैं देख पा रहा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, ये सब है, और ये फेमिनिन साइड है, ये जो एम्पथाइज करने की बात हो गई, हम्म, या ये सब बहुत सतही है, एम्पथाइज करना, ये सब जो वो चीज है ना, कि भाव कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, वो आपको वो स्त्री से ही होता है, जब आप स्त्री के साथ होते हैं, और वो आपकी माँ के साथ जो सबसे प्रथम होती हैं। उन्होंने जितना लिखा है, जितना मैंने उनको पढ़ा है, चाहे निर्मला का ही एग्जांपल ले लें, उनकी एक नॉवल है, तो उन्होंने इतनी इस तरीके से लिखा है, एक जगह मैं टूटा फूटा कुछ मुझे याद आ रहा है, कि अगर पुरुष में उतनी कोमलता आ जाए, या स्त्री में उतनी कठोरता आ जाए, तो स्त्री कभी भी इतनी कठोर नहीं होती, कुछ ऐसा सा है कि वो कितनी इतनी कठोर नहीं होती, लेकिन अगर उसमें इतनी कठोरता आ जाए, तब वो पुरुष समान हो जाएगी, ऐसा, या उसका विपरीत है कुछ, इसका कोट जो है वो मैं देखूंगा, मुझे अचानक से आया, और मैं लिख देंगे हम आपको। बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, वॉइस ओवर डाल देंगे, क्योंकि एडिटिंग तो हमें आती है। खैर, तो जैसा कि हमने कहा कि जो एक फेमिनिस्ट एटीट्यूड उनकी राइटिंग में दिखता है, वो उनकी मदर की देहांत का असर है एक तरीके से। क्योंकि क्या हो जाता है कि जब उनकी माँ नहीं रही, उन्होंने कहानी सुनी होगी, बातें सुनी होंगी, और थोड़ा एम्पथाइज किया होगा उनकी सिचुएशन पे, क्योंकि उस समय कल्चर भी कुछ ऐसा ही रहता था, अरेंज मैरिज हो जाती थी, इंटर कास्ट ही होती थी मैरिजेस, मर्जी के खिलाफ शादी होती थी, इनफैक्ट मर्जी तो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती इंटर थी। कास्ट मैरिज होती थी? नहीं 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 नहीं, मतलब इंटर, मतलब एक ही कास्ट में, इंट्रा मेरा कास्ट, हाँ, हाँ, हाँ। मेरा कहने का मतलब वो था। तो मर्जी जो है, एक जो चॉइस है, जिसके लिए आज दुनिया भर की औरतें लड़ रही हैं और कई साल से लड़ रही हैं, उस समय खास करके हिंदुस्तानी औरतों के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती और थी। कितनी कमाल की बात है, अभी इसी बात पे गई, और हमने निर्मला जो नॉवल की बात करी, उसमें उपन्यास में यही है कि वो एक ऐसी स्त्री कहानी है, थोड़ा सा जितना कि उसको उसकी जिससे शादी होती है, उससे कुछ नहीं पूछा गया था, उससे बस बोला गया था कि आप इनसे शादी करिए, और काफी उम्र दराज वो आदमी थे, और कोई उनका से नहीं था। इस सब चीजों को, जैसे हमने शुरू में कहा, मैंने कहा कि सबसे लेजेंडरी बात उनकी यही है कि वो आम बोलचाल की भाषा में तो लाए, पर हमें वो कहानियां लाए जो हम देखते आ रहे हैं कि समाज में ये हो रहा है, और उस पर बात होनी चाहिए, या उस तरीके को उसको बात होने से भी ज्यादा उसको सामने लाना चाहिए। यस, इंडीड। और यही होता है कि मतलब वो जो लेजेंड बने, वो एक तरीके से उसका कारण ये है कि जिन लोगों के पास अपनी आवाज नहीं थी, मुंशी प्रेमचंद उनकी आवाज बन गए थे। और ये इसलिए भी हुआ क्योंकि जब इतने डिप्रेशन से, इतनी गरीबी से आप गुजरते हो, कहीं ना कहीं तो भाई ध्यान भटकाना पड़ेगा, नहीं तो आप बह जाओगे इस जो बहाव में, इस डिप्रेशन में। तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया, और किस्मत की बात यह है कि गरीबी के रहते उन्हें बहुत जल्दी नौकरी करनी पड़ी थी। सबसे पहली नौकरी भी उनकी एज अ बुक सेलर ही थी। महज 13 साल की उम्र में उन्हें काम करना पड़ा, किताबें बेचनी पड़ी, और कई बार तो जैसे लोग फायदा उठाते ही हैं बच्चों का, गरीब लोगों का, तो उनके जो भी मास्टर थे उस समय, वो कई बार उन्हें पैसे नहीं देते थे, मगर देखते थे यार ये जो लड़का है पढ़ लेता है, तो ये लो, आज तुमने इतनी किताबें बेची, इनमें से एक किताब तुम्हारी। वाह। तो पढ़ते 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 एक दिन फिर उन्होंने कहा यार मैं भी लिखूंगा। और बात यह है कि क्योंकि आप
100 पन्ने पढ़ते हैं तो आपका मन जरूर करता है कि एक तो एक लिख लूंगा पन्ना तो भाई। मैं भी लिखूं यार। हाँ, तो मतलब मेरे चैनल ना होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि मैंने गिन के 250 पन्ने पढ़े। तो मैं 2.5 अक्षर ही लिख पाया हूँ। हाँ, प्रेम के? क्यों? कैसा? नहीं, वो तो हाँ, क्यों, कैसा? यही सब। पर क्यों? हाउ? यही सब हो पाता है मुझसे। एनीवेज, मजाक की बातें छोड़कर आगे हाँ। बढ़ते हैं। तो वो बुक से मतलब बुक स्टॉल पे काम करते थे और 13 साल की उम्र में, है ना? Yes. 13 साल की उम्र में बुक स्टॉल पे काम करते थे और उनको किताब मिली, मतलब धन मिला नहीं मिला, लेकिन जो उनको उस समय जो ज्ञान का धन मिला कि पुस्तक मिली और उनको एक पढ़ी, फिर उसके बाद दूसरी पढ़ी, पढ़ते-पढ़ते आज उनकी ही इतनी एक मानसरोवर है कि क्या बताएं। और मतलब वैरायटी देखिए आप। उस समय क्या था कि जो सबसे ज्यादा जो प्रचलित भाषा थी या डोमिनेटिंग भाषा थी वो उर्दू थी। उर्दू इन अ लॉट ऑफ वेज कई हद तक ऑफिशियल लैंग्वेज भी हुआ करती थी। राइट। तो उर्दू तो वो पढ़ते ही थे, मगर उन्होंने पर्शियन कहानियां भी पढ़ी हैं। उन्होंने रशियन ट्रांसलेशंस भी पढ़े हैं। एक आपने सुना होगा, एक लियो टॉल्स्टॉय नाम के रशियन राइटर हैं, दोस्तोयेव्स्की हो गए, इन सब के साथ उनका भी नाम आता है। बहुत ही इन्फ्लुएंशियल सोशलिस्ट राइटर थे वो। सोशल रिफॉर्म्स की बातें करते थे, सोशल स्ट्रगल्स की बातें करते थे। तो ये सब का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा मुंशी प्रेमचंद जी के ऊपर, या फिर उस समय धनपत राय जी के ऊपर। हाँ, तो उस समय नवाब राय जी के ऊपर। नवाब राय उन्होंने बाद में नाम रखा, जब वो उर्दू में लिख रहे थे Yes. ना, वही तो बात, उर्दू की बात आ गई तो नवाब राय आ गए। हाँ, तो वही रहता है कि ये सब जो इन्फ्लुएंसेस थे उनके ऊपर, उन्होंने कहा यार मैं लिखता हूँ, उर्दू में लिखता हूँ। और उस समय ना लिखना इतना आसान था नहीं। अभी भी नहीं है। अभी भी नहीं है, मगर उस समय ये था कि जैसे हम दोनों हैं, हम दोनों जॉब भी करते हैं, हाँ। हम दोनों थिएटर भी कर लेते हैं, और हम आज हमारा मन किया तो आज हम प्रेमचंद जी पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल। मगर उस समय लिखना, खास करके सोशल रिफॉर्म्स के बारे में लिखना, सेडिशन माना जाता था, मतलब देशद्रोह माना जाता था। अच्छा। क्योंकि उस समय था ब्रिटिश राज, और जब भी कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री पर राज करती है, उसका मकसद ये रहता है कि अगर सक्सेसफुली राज करना है तो इनके कल्चर को खत्म कर दो या इनके कल्चर को कंफ्यूज कर दो। जो आजकल काफी पॉपुलर हो रखा है, ABCD, अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज देसी, वैसे ही वो इंडियन बॉर्न कंफ्यूज देसी बनाना चाह रहे थे। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपकी रूट्स कहाँ हैं, तो आप जाओगे कहाँ? जो आपके सामने दिख रहा है, गोरे चिट्टे लोग, अंग्रेजी बोलने वाले लोग चिपक जाएंगे। मगर मुंशी प्रेमचंद ने कहा नहीं, पहली बात तो मैं लिखूंगा, बिल्कुल। दूसरी बात मेरे तक पहुंचेंगे कैसे? ये ले नाम चेंज, नवाब राय। उन्होंने कहा मैं एक पेन नेम रखूंगा, और उनका पहला जो लेखन था, मतलब वन ऑफ हिज फर्स्ट राइटिंग्स, सोज़े वतन, और उसमें उन्होंने कई सारी मतलब देश प्रेम की बातें कही थी, देश सोशल रिफॉर्म्स की बातें करी थी। और थोड़ा चुक गए थे प्रेमचंद साहब, नवाब राय साहब रादर। उन्होंने देखा कि यार ब्रिटिश लोग पढ़ रहे हैं, एक आध खत आ गई, एक आध वार्निंग आ गई, इवेंचुअली घर तक पहुंच गए। उनके पूरी घर की छानबीन की, जितनी ये राइटिंग की सोर्स थी सब ले लिया, उसका क्या हुआ पता नहीं, बहुत परेशान किया, और इवेंचुअली चले गए। फिर उन्होंने कहा यार देखो, स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, बिल्कुल, है ना, बातें तो करनी है। और माहौल भी उस समय कुछ ऐसा ही था। इसी समय, मतलब ये अर्ली 90s की बात है, एक पर्सनालिटी धीरे धीरे उभर के आ रहा था नेशनल मूवमेंट में। थोड़े से बाल कम थे, धोती ही पहनते थे, लाठी लेके चलते थे। उनका नाम था मोहनदास करमचंद, ऐसा कुछ। तो उनकी बातों को लेकर वो बहुत प्रभावित थे। तो यही उन्हीं की बातों से प्रभावित होकर वो चाहते थे कि यार ये तो एक बहुत बड़े इंसान है, साउथ अफ्रीका में लॉ करके आए हैं, इधर झगड़ के आए हैं, इनकी बातें मैं अपने लोगों तक कैसे पहुंचाऊं। कहा यार एक काम करते हैं, बोलचाल की जो भाषा है ना, बिल्कुल, थोड़ी बहुत उर्दू, थोड़ी बहुत हिंदी, इसकी जो खिचड़ी बन के आ रही है, यही खिचड़ी मैं बनाकर अपने लेखन में डाल देता हूं। क्योंकि इसीलिए जब मैंने पढ़ना शुरू किया था प्रेमचंद जी को, तो मैं देखता था ये हिंदी हो रही है, फिर उर्दू आ रही है। अब उस समय तो इतनी समझ भी नहीं थी कि ये उर्दू है और ये हिंदी है। हम तो मैं तो जिस हिसाब से मैं पढ़ता था, तो मैं देखता था यार यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं, यही तो हम बोलते आ रहे हैं। क्योंकि आज भी हमें नहीं पता चलता कि कब हम हिंदी इस्तेमाल कर रहे हैं और कभी हम उर्दू इस्तेमाल कर रहे हैं। वही तो, हिंदी इस्तेमाल कर रहे हैं और कब मैं ये बोल रहा हूँ उर्दू उपयोग कर रहे हैं। तो यही होता है। इनफैक्ट अगर आप लोग भी हमारे साथ थोड़ा हंसी मजाक करना चाहते हैं, कमेंट्स में ऐसे खिचड़ी वाले सेंटेंसेस थोड़े डाल के देखिए, लोगों को पता तो चले कि मतलब उर्दू का है, हिंदी का। यस।
तो अब उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। हम्म, अब हिंदी में लिखना शुरू किया तो क्या है कि नवाब राय तो जा चुका था और लोगों को पता भी चल चुका था कि इस नाम से वो लिखते हैं। अब उन्होंने सोचा कि दूसरे नाम से लिखा जाए। तो तब उन्होंने जब हिंदी में लिखना शुरू किया तब उन्होंने अपना नाम रखा प्रेमचंद। हम्म, अब इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि जब उन्होंने प्रेमचंद नाम रखा तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुंशी प्रेमचंद बोलते हैं। आज अब आप कभी भी देखो आप एकदम उनका नाम ऐसे प्रोनाउंस होता है कि मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी मुंशी प्रेमचंद की ये पढ़िए, मुंशी प्रेमचंद की वो पढ़िए। पर ये मुंशी तो था नहीं। बहुत बहुत डिबेट होती है ऐसा। कुछ लोग ऐसे हमने भी बनाया था तो आ गया था बहुत कुछ कमेंट्स में कि आपने मुंशी प्रेमचंद क्यों इस्तेमाल किया? उनका नाम प्रेमचंद है, आपने पढ़ा नहीं है। तो सबसे जरूरी यहाँ पे वही बात कर लेते हैं जो वहां रह गई थी, क्योंकि 1.5 मिनट में नहीं हो पाती सारी बातें। पर एनीवेज, तो आप बताइए मुंशी प्रेमचंद एक, मुंशी प्रेमचंद अलग, क्या है वो? देखिए इस बारे में हमने काफी पढ़ने की कोशिश की, जितने सोर्सेज हमें एक्सेसिबल थे। तो उसमें बात ये आती है कि मुंशी पहली बात होता क्या है? मुंशी अकाउंटेंट। तो एक्चुअली जो है ना, मुंशी मतलब जो भी सीनियर पोजीशन पे लोग होल्ड करते थे, उन्हें एक तरीके से वो रहता था, अरे मुंशी जी आ गए, मुंशी जी आ गए, है ना? तो वो और थे उस समय देखिए ना, आप कितना भी सिनेमा में भी देख लीजिए, बहुत अगर आप पुराना सिनेमा देखेंगे तो उसमें आता है अरे मुंशी जी, मुंशी जी, मुंशी जी जरूर होता है पुराने फिल्मों में एक। तो ऐसा था कि उन्होंने पहले तो शुरुआत की थी एज अ स्कूल टीचर, लिखते थे, स्टूडेंट्स को हिंदी पढ़ाते थे, फिर वो प्रिंसिपल बन गए, फिर वो इंस्पेक्टर बन गए। अच्छा। इसी बीच कई लोग कहते हैं कि भाई पैसे की तंगी तो थी ही, तो उन्होंने मुंशी का भी एक काम शुरू किया था। और खैर आसपास के लोगों को तो पता ही था कि भाई यही तो है प्रेमचंद, राय साहब ही तो है। तो वो कहते थे यार ये देखो मुंशी प्रेमचंद आ रहे हैं। ये एक टेक हो गया। दूसरा टेक ये हो गया कि भाई सिर्फ प्रेमचंद नाम रखना मतलब एक फैशन रहता है। कई सारे लोग जो हैं अपना नाम, जैसे एक राइटर थे उनका पूरा नाम याद नहीं है मगर निराला अगर मैं कहूँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यस। तो जैसे ही निराला कहता हूँ लोग को पोएम्स तक याद आ जाएंगी, मगर सूर्यकांत त्रिपाठी कहें शायद तो लोग के दिमाग में वो बेल ना बजे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक फैशन भी था। मगर हमारे राष्ट्र कवि रहे, दिनकर जी की कविताएं सब पढ़ते हैं। उनका रश्मि रथी फेमस का महाकाव्य है, पर उनका पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर। तो दिनकर जी से याद आता है। कई बार ऐसा, जैसे अब मैं कोई राइटर नहीं हूँ लेकिन ये लोग मुझे फिर भी अभिषेक कम दीक्षित ज्यादा बुलाते हैं। तो कई बार आपका कौन सा नाम आपके साथ रह जाता है, वो वाली बात होती है। मतलब पता नहीं कितना समय हो गया होगा कि गुलजार साहब को किसी ने कभी संपूर्ण बुलाया है? तो वही है, या फिर कालरा साहब ही बुलाया, कालरा साहब ही बुलाया है ना? तो ये सब बातें हैं। खैर उन्होंने कहा यार थोड़ा हो सकता है कि उनके पहचान में ऐसा लोग कहते हैं कि कोई एक थे मुंशी जी। मैंने कहा यार ये अच्छा नाम लगता है, मुंशी प्रेमचंद, लिख देते हैं कहीं। हालांकि एविडेंसेस बहुत कम हैं। सोर्सेज जो है उनका, कई बार ऐसा हुआ था कि गरीबी इतनी देखी उन्होंने कि उनकी जो सोर्स राइटिंग थी, क्या होता है जब ऐसे डाउट्स आते हैं तो राइटर ने जो लिखा हुआ है और जो साइन किया गया है वहां से वेरीफाई हो जाता है। मगर जितने प्रूफ्स हमारे पास है वहां पर तो प्रेमचंद ही लिखा है। मगर इतनी गरीबी देखी थी प्रेमचंद साहब ने कि कई बार उन्होंने अपना हाथों से लिखा हुआ लेखन बेचकर पैसे कमाए ताकि रोजी रोटी का कुछ जुगाड़ हो सके। घोस्ट राइटिंग तब भी चलती थी। यस। तो खैर काफी दुखद जीवन रहा उनका। अब ये डिबेट जो है ये डिबेट ही रहेगा, मगर अगर आपके पास कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हो इस बारे में कि ये मुंशी आया कहां से या था कौन, वो आप जरूर कमेंट्स में लिख दीजिएगा। तो चलो अभिषेक आगे बढ़ते हैं। तो ये उनके बारे में मोटी मोटी बात हो गई। और लेकिन अब जैसे मैं ठहरा कि रहा और जमीन चलती रही, वैसे ही मेरा पढ़ाई भी चलती रही और मैं वहां ठहरा रह गया। मुझे आज भी बहुत एक चीज का मलाल होता है, फिर से उर्दू तो मलाल होता है कि इतनी समझ थी नहीं हमारे स्कूल में। बढ़िया पढ़ाई चल रही थी, हिंदी संस्कृत दोनों। और मेरे जो संस्कृत के टीचर थे उन्होंने कहा देखो इधर आओगे कम पढ़ना पड़ेगा, लंबा लंबा लिखना नहीं पड़ेगा, एक आध आंसर लिखने पड़ते हैं और आप 8th के बाद चेंज कर लो, ठीक है। तो हम सारे लोग मतलब एक तो दो कारण थे, वही जीवन में हमेशा दो कारण आते हैं कभी ना कभी। तो पहला कारण यही था कि कम लिखना पड़ेगा, ठीक है, जल्दी पेपर हो जाएगा। दूसरा कारण ये था कि दोस्त यार वहां जा रहे हैं तो जहां जा रहे हैं वहीं चलते हैं। बिल्कुल। तो सब संस्कृत चले गए। अब हुआ क्या, जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने कहा यार गबन पढ़ी तुमने, गोदान पढ़ी तुमने, तो तुमने निराला पढ़ी, तो तुमने रंगभूमि पढ़ी,
तो वो कहते क्या बातें कर रहे हो, और ये सब बहुत बात की बात है, जब मैं कॉलेज वॉलेज आ गया उसके पार, कहते क्या ये सब क्या बोल रहे हो अभी, तो ये मतलब हम तो 9वीं में लिख चुके हैं। तो मैं ऐसा था यार, इनको मैं बहुत ज्यादा अचंभित होता था ये देख के कि जब जो हमारे कॉलेज में, अब कॉलेजेस में क्या है 90 में जैसा 80s में ये हिंदी क्लब होता है, ये थिएटर क्लब होता है, ये क्लब होता है। तो मेरे एक मित्र थे हिंदी क्लब में थे, वो बहुत अच्छी हिंदी बोलते थे। उनको लगता था मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, खैर ये डिबेट चलती रहती है। तो हिंदी में वो इतना बेहतरीन लिखते थे, और फिर वो बात छेड़ देते थे गोदान की, कभी गबन की, कभी किसी की। तो मैं बोलता था कि यार तुमने पढ़ा कब? क्योंकि मैंने तो कभी नहीं पढ़ा, मतलब मेरे तो नहीं आया हाथ में। तो कहते कैसी बातें कर रहे हो, तो हमारे पुस्तिकाओं में है, 9वीं में है, 10वीं में है, हमने एग्जाम दिया है इस पे। तो फिर मैं चकित हो जाता था कि यार मैं, क्योंकि आप एडमायर करते हो ना अपने पियर्स को कि यार इनकी ये तो अच्छा चीज है, और एज अ मतलब एज एन आर्टिस्ट, एज अ एस्पायरिंग राइटर आप चाहते हो लिखना कि यार, तो फिर उन्होंने बोला ये पढ़ो। तो फिर यहाँ से हमारा सिलसिला शुरू हुआ, और अभी भी चल ही रहा है कैसे ना कैसे थिएटर करते करते, जितना हम पढ़ पाए, जितना समझ पाए। पर सबसे खास बात ये रहती है, जो मेरे ख्याल से सब लोग रिलेट करेंगे प्रेमचंद जी के लेखन से, कि आज भी जुम्मन शेख, अलगू चौधरी हो जाए, या फिर हामिद हो जाए, ठीक है, या फिर क्या नाम है, दो बैलों की कथा हो जाए, ये सारे जो नाम है ना, ये कई बार ऐसा लगता है कि यार ये तो मैंने सुना है, अच्छा ये तो ये रहा, कि आपने पढ़ा होता है और आपको पता है ये किरदार, कितने किरदार ऐसे हैं जो आपको याद रह जाते हैं। यस। और ऐसी बहुत सिंपल कहानियां हैं वो सारी, पर कितनी वो क्या बोलते हैं, अगर वो बोले मॉरल बेस्ड कहानियां कितनी आपके जहन पे रह जाती हैं, और क्यों ही प्रेमचंद जी को पढ़ना अब समझ आता है कि स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं। बिल्कुल। और काफी ऐप्ट नाम है प्रेमचंद, क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर आप इसको 1920s 1930s के लेंस से देखेंगे, तो ये काफी रिफॉर्मिस्ट आइडियोलॉजी थी, जो उस समय भी रिस्की मानी जाती थी, क्योंकि थी तो अंग्रेज सरकार। आप ऐसी बातें करोगे तो भाई अंग्रेजों के डंडे खाओगे। मगर आपको कभी भी, मतलब ऐसा कई बार होता है, कई सारे राइटर्स को जब आप पढ़ोगे तो उनकी जो रिफॉर्मिस्ट राइटिंग रहती है उसमें थोड़ी कड़वाहट सी रहती है, एक रिबेलियन होता है जिसमें थोड़ा सा, एक रिबेलियन होता ही मतलब गुस्से से ही तो आता है रिबेलियन। मगर इनकी कहानियों में सिर्फ एम्पैथी है, भर भर के एम्पैथी है, और हर किसी के लिए एम्पैथी है, फिर चाहे वो दो बैले हों, या फिर निर्मला हो, या फिर किसी की माँ हो। तो यही सब चीजें हैं कि उस समय वो इतनी एम्पैथेटिकली ये सिचुएशन के बारे में बात करते थे, और सोशल डिवाइड भी उतना था कि अक्सर जिस वर्ग के लोग थे जो उनकी कहानियों में अक्सर आया करते थे, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था। अंग्रेज तो देते ही नहीं थे, हम खुद भी नहीं देते थे, क्योंकि हम बटे हुए थे उस समय में। तो इन लोगों के बारे में बात करना इतनी एम्पैथी के साथ, है ना, जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, ये प्रेमचंद साहब की खास बात है। इसलिए जो है ऐसा नहीं है कि प्रेमचंद इकलौते थे उस समय के राइटर जिनका इतना बड़ा प्रभाव रहा हिंदी साहित्य पे या फिर हिंदुस्तान के साहित्य। ऐसी कोई बात ही नहीं है कि सिर्फ वही इकलौते, कभी भी कोई इकलौते इंसान नहीं होता। पर वो बात है कि आप आए इस धरती पे, और आपका क्या योगदान रहा अपने जीवन में, अगर आप देना चाहें तो वो वाली बात है। और यही है कि क्योंकि बोलचाल की भाषा यूज करते थे वो, तो कई सारे लोग जब उनकी किताबें पढ़ते थे, पहली बात समझने में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगता था, और समझ में आ जाती थी, और साथ ही साथ अपनी कहानियां रहती थी वो। जैसे कि एक इंटरव्यू में सोहम शाह ने कहा था कि भाई तुम्बाड़ तो है, मेरे को कहानी दादी नानियां सुनाती थी। तो उस कदर की एक फीलिंग है जब आप प्रेमचंद जी को पढ़ेंगे। तो यही बातें थी मुंशी प्रेमचंद के बारे में। सोशल रिफॉर्मिस्ट, मतलब लिटरेचर रिफॉर्मिस्ट एक तरह से, यूनिवर्सल राइटर हैं वो। ही इज एन एवरी मैन्स राइटर, एंड इसलिए उनकी बातें आज भी होती हैं। इनफैक्ट 1930s के सिनेमा में भी उनका छोटा सा योगदान था। उन्होंने एक फिल्म लिखी थी जिसका नाम था मजदूर, जो इवेंचुअली अगर आपको याद होगा गंगा, मतलब उस समय की यार वो मदर इंडिया, फिर और भी कुछ ऐसी फिल्में, 2 बीघा जमीन, हाँ, ये जो सारी फिल्में थी इन्हें सोशलिस्ट रिफॉर्मिस्ट फिल्में गिना जाता है। मगर आप देखिए कितने अहेड थे अपने टाइम से कि उन्होंने उनकी 1930s की एक पिक्चर मजदूरों के हालातों के बारे में बात करती थी। और ये आपको कई सारी कहानियों में देखने मिलेगा। 2.5 सेर गेहूं,
नाम की एक कहानी थी, जिसमें वो एक किसान के स्ट्रगल के बारे में बात कर रहे हैं, जो आज भी कितना रेलेवेंट है। वही कहानी 100 साल पहले भी रेलेवेंट थी, आज भी बहुत रेलेवेंट। और ये खास बात है प्रेमचंद की। और ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं ऐसे, जैसा कि कहा, पूरा मानसरोवर भरा हुआ है और आप सब ने, हम सब ने पढ़ी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिन्होंने भी जो भी पढ़ी होगी वो अपना बताएंगे कि क्या मैंने ये पढ़ी। कमेंट्स में हमें पता चलेगा ही, हमें भी कोई नई कहानी पता चलेगी, हम उसको पढ़ेंगे। बिल्कुल बताइए हमें। और हमें ये भी बताइए कि जैसे हमने अभी प्रेमचंद जी पे बात करी, और हम किन राइटर्स पे बात करें, और किन राइटर्स को आप सुनना चाहते हैं, क्या ये जो नाटकों के साथ साथ लेखकों की भी बात हमने शुरू करी है, इनको इस मुहिम को जारी रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। और जाते आते बस एक ही बात कहना चाहूंगा जो रह गई, लेकिन हम सबको पता है कि हरिशंकर परसाई जी ने अब एक व्यंग लिखा था कि प्रेमचंद तुम इतने महान हुए, इतना तुमने किया, और तुम्हारी एक ही फोटो, आप पढ़िएगा हरिशंकर परसाई जी का वो व्यंग पढ़िएगा, उसमें एक ही फोटो है प्रेमचंद जी की अपनी वाइफ के साथ। और हाँ, ये एक बात रह गई, उनकी वाइफ, उन्होंने जो शादी करी वो उनकी वाइफ विधवा थी। तो उस समय एक होता है बातें करना, एक होता है अपने मॉरल स्टैंडर्ड्स पर जीना। यस। तो उनके साथ जो उनके धर्मपत्नी के साथ उनकी फोटो है, उस फोटो में उनका ये छोटी उंगली निकल रही है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि तुमने एक ही फोटो खिंचाई और फटे हुए जूते, तुम हिंदी साहित्य के सम्राट हो। ये कैसा सम्राट है जिसके पास जूते भी नहीं है? तो ये थी, समय ही ऐसा था, समय ही काफी कठिन था। मतलब मैं कई बार सोचता हूँ, अगर तुम मैथ्स करोगे तो करीबन 70-80 में ज्यादातर इंसान गुजर जाते हैं। 1947 को ही 75 के ऊपर साल हो गए। अब वैसे लोग नहीं बचे जो हमें बता पाए कि किस दौर से गुजर के आज हम आजादी की सांसें ले पा रहे हैं। खैर, प्रेमचंद जी जैसे लोग हैं, धर्मवीर भारती जी जैसे लोग हैं, जिनका लेखन पढ़ के आप ये जान सकते हैं। जयशंकर प्रसाद हैं, ऐसे बहुत नाम है, मतलब हमें पता ही है। क्योंकि क्या है कि ये बोलना बहुत जरूरी है कि पिछली बार जैसे कहा कि लोगों ने कहा ये भी तो है, वो भी तो है, ये भी तो, अरे हाँ, भारतेंदु जी भी हैं, उन्होंने भी किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इन्होंने ही किया है, ऐसे और भी रहे हैं और भी होंगे, और यही है, और भी हैं एग्जैक्टली। तो ये थी वीडियो प्रेमचंद जी के बारे में, और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हमें बताइए कि हम किस लेखक के बारे में बात करें। हम ये जो मुहिम चालू करिए लेखकों के बारे में बात करने की, इसको जारी रखें। और आपने प्रेमचंद जी की कौन कौन सी कहानी पढ़ी है, आपका उनसे कब, क्या बोलते हैं, भेंट हुई, आपकी कब मुलाकात हुई पहली, वो भी बताइएगा। चलिए मिलते हैं। शुक्रिया।